हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। अच्छा, आप खुद थोड़ी देर पहले गायब हो गई थी जब आपने कहा कि दानियाल को मैसेज नहीं जा रहा। सर वो एक सेकंड के लिए लीव हो गई थी मीटिंग, आई डोंट नो कैसे। मैंने ज्वाइन कर ली थी अगेन। ठीक है। चल, लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मोर पीपल टू ज्वाइन, देन वी कैन स्टार्ट। चलिए चलें, लेट मी शेयर दी। आई होप विजिबल है आपको प्रेजेंटेशन अभी। यस सर। ओके। तो सिमिलरली देर आर एप्लीकेशंस जिसका इलेक्ट्रॉनिक नोज बन सकती है सेंसर बेस्ड। इसी तरीके से स्मेल ओरिएंटेशन में एक गाड़ी को मूव कराया जा सकता है टू अ स्पेसिफिक ऑडियो। लाइक ये इस तरह के कुछ इंसेक्ट्स बने हुए हैं जो कि खुशबू को ट्रैक करते हुए या रोशनी को ट्रैक करते हुए किसी खास जगह तक पहुंच सकते हैं। अगेन डाटा इंटरप्रेट करते हैं और उनको आप न्यूरल नेटवर्क बेस्ड डिजाइन करके यू कैन ऑलवेज मेक दिस प्रोजेक्ट। सो इस पे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो ये इट कैन सर्च द लाइट एंड कैन रीच टू दैट प्लेस। दिस इज जस्ट अ ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच ट्रेनिंग। और इसके जो पाँव है या जो इसका विस्कर यानी जो इसका सेंसर है, दैट कैन बी ट्रेन्ड एंड मॉडल्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। Similarly, this particular technique या AI based algorithms can be used to control some machine or again to detect the faults in those machines. There is a project named as the Roboroach, which is a chip mounted on a cockroach to allow it to move to any constricted place, especially in case of the natural calamities. जब कोई जल्जला आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो to reach to the live persons within the debris. So we find lot of practical applications where data, in fact, प्रॉब्लम इस तरह से इंटरप्रेट की जाए कि डाटा अवेलेबल है, यानी उसके आंसर्स भी अवेलेबल हैं, फीचर्स भी अवेलेबल है, और उस डाटाबेस के अंदर कोई रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। और अब आप उसको इस्तेमाल करें टू ट्रेन एल्गोरिथम। एंड वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट, देन इट कैन बी applied to any situation where the labels are not available, but the algorithm will update with the labels based on its training. Just like human beings, जैसा इंसान जो है वो जनरलाइज कर सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, या किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है बेस्ड ऑन सम प्रीवियस एग्जांपल्स नोन टू हिम और हर। वही सेम प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे यूज होता है। सो इन दिस परस्पेक्टिव चीज़ें आगे चल रही हैं, और बहुत सारी और डोमेन के अंदर भी काम हो रहा है। और लोग जो है वो बहुत इसमें एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नज़र आता है। मैं अब इसमें थोड़ा सा जो पॉइंट बताना चाहूँगा वो है ये वाला पॉइंट, जो कि हमने अगेन पहली क्लास में भी देखा था कि हर प्रॉब्लम जो है वो एआई बेस्ड अप्रोच से सॉल्व नहीं हो सकती। लाइक आई कैन नॉट टेल, या एआई कैन नॉट टेल द शू साइज ऑफ अ पर्सन बाय लुकिंग एट हिज और हर फेस। Similarly, it cannot tell कि who will win the next month lottery, or who will win a gamble. So we must know, or at least strongly suspect, a relationship between the inputs and the unknown outputs, which may be noisy, but it must exist to figure out the relationship. So there are limitations, जो कि इनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है वो ये है कि लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है दे आर नॉट गारंटीड टू सक्सीड। we cannot strictly say कि how many neurons are identical or are in fact ideal to solve a problem. We are not sure कि ट्रेनिंग डाटा के अंदर कौन से फीचर्स को डिसाइड किया जाए या किन को लेबल्स रखा जाए। ये सारे के सारे एक डिजाइनर पे डिपेंड करता है या इंसान पे डिपेंड करता है जो कि इन एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। लाइक एग्जांपल बड़ी फेमस कोट की जाती है पेंटागन की, कि जब एटीज नाइन्टीज में न्यूरल नेटवर्क्स का एक बूम शुरू हुआ था, तो पेंटागन ने एक $multi-million प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसके अंदर उन्होंने जंग अजीम के पर्सपेक्टिव से, जंगें चूंकि अभी खत्म हुई थी, एंड दे सस्पेक्टेड कि देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि अगर एक टैंक कहीं जंगल के अंदर से आपको विजिबल होता है किसी को, तो वो
अलार्म जनरेट कर सके वो सिस्टम के जी देयर इज अ टैंक इन दी ट्रीज। सो इस बेस के ऊपर कुछ पिक्चर्स ली गई। ये पिक्चर्स जो थी वो कुछ पिक्चर्स टैंक के साथ ली गई, कुछ पिक्चर्स ट्रीज की टैंक के बगैर ली गई, और इनके ऊपर एक नेटवर्क को ट्रेन किया गया। सो नेटवर्क ट्रेन उन्होंने किया ये कि 200 पिक्चर्स ले ली इस तरह की, और कुछ पिक्चर्स एक टैंक के साथ ली, कुछ पिक्चर्स टैंक के बगैर ली, और एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया विद अ लेबल विद पिक्चर की पिक्चर है इसके अंदर लेबल यस है, ये पिक्चर इसके अंदर लेबल नो है, यानी ये वन है और ये जीरो है। और से एक पिक्चर के अंदर चूंकि बहुत सारे मिलियन ऑफ पिक्सल्स होते हैं तो एरे बना के इसको फीड किया जा सकता है एज फीचर्स। कुड बी अ 128 बाय 128 पिक्चर, कुड बी अ 512 बाय 512 पिक्चर। सो अकॉर्डिंगली वो जितने मिलियन पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स को एज एन एरे फीड किया जा सकता है विद अ लेबल वन इन दिस केस एंड विद अ लेबल जीरो इन दिस केस। सो अल्टीमेटली उन्होंने ये कुछ पिक्चर्स पे ट्रेन किया, कुछ पिक्चर्स टेस्ट के लिए रखी, और सिस्टम ने ठीक काम किया। जब उसको उन्होंने टेस्ट किया तो इट वाज एबल टू टेल के जी इसके अंदर इन पिक्चर्स में, इन टेस्ट पिक्चर्स में टैंक है और इन टेस्ट पिक्चर्स में टैंक नहीं है। लेकिन ये कि टू फर्दर कंफर्म द रिजल्ट्स दे दे रिकॉर्डेड सम मोर पिक्चर्स, कुछ अगेन उन्होंने पिक्चर्स ली, और फिर जब टेस्ट की नई पिक्चर्स तो जो है रिजल्ट्स थे वो हैपहैज़र्ड थे। दे वर नॉट गिविंग द करेक्ट रिजल्ट्स, यानी टैंक वाली पिक्चर्स को वो क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था कि इसके अंदर टैंक है। जिसके बाद ये प्रोजेक्ट ठप हो गया, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई कि क्या प्रोसेस इसके अंदर, क्या मैथमेटिक्स है और किस तरीके से इसने क्लासिफाई पहले कर रहा था और अब नहीं कर रहा। बट लेटर ऑन इट वाज फिगर्ड आउट, जब इसकी इंक्वायरीज फाइनलाइज हुई, कि जो इनिशियल सेट ऑफ पिक्चर्स 200 की थी इनकी, जिसमें ये विदाउट टैंक थी और ये विद टैंक थी, उसमें इन्होंने किया ये था कि जो टैंक्स वाली पिक्चर्स ली थी वो इन्होंने शाम के वक्त ली थी विदाउट लाइट, और जो टैंक के बगैर पिक्चर्स थी वो मॉर्निंग की पिक्चर्स थी विद लाइट थी। तो जब ट्रेनिंग की गई तो नेटवर्क जो है वो ट्रेन हुआ, और वो उसने अपने कंक्लूजन ऐसे ड्रॉ किए कि अगर तो लाइट है तो टैंक नहीं है, और लाइट नहीं है तो टैंक है। इस बेस पे उसने क्लासिफिकेशन का टास्क कंप्लीट कर लिया विदाउट गोइंग इनटू द एक्चुअल थिंग कि वाकई इस पिक्चर के अंदर कुछ और फीचर्स भी देखे जाने चाहिए थे। ये बिल्कुल ऐसे कि एक छोटे बच्चे को अगर आप ये दो पिक्चर्स दिखाएं और उसको कहें कि यार ये इसमें टैंक है इसमें टैंक नहीं है, और अगर उसकी अकल महदूद है तो वो हो सकता है वो ये सोचे कि यार यहाँ अब, और उसको कुछ टेस्ट पिक्चर्स दें तो वो सिर्फ इस बेस पे फैसला करना शुरू कर दे कि यहाँ मुझे लाइट नजर आ रही है तो टैंक शायद। ऐसी चीज को कहते हैं जबकि जब लाइट ना हो तो टैंक है, चाहे उसको ये ओके। चीज नजर आ रही है या नहीं आ रही, और जब लाइट आ रही है तो फिर टैंक नहीं है। तो इस बेस के ऊपर एक एआई बेस्ड अप्रोच भी फैसला कर सकती है if not all the features are considered. So it's very important that whenever data quantification is done, या pre-process is done, decision on features is made. So correct decisions are made on the feature selection so that the answers found by the systems are correct. Because otherwise it's a black box and the user doesn't know कि ये कैसे ये काम कर रहा है. So designers have to be very specific in deciding about the features of a problem while designing that case for a AI problem to solve. सो इस तरीके से पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि हर प्रॉब्लम जिसके अंदर डाटा अवेलेबल है, जिसके अंदर लेबल्स अवेलेबल हैं, और जिसमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको आप एआई से सॉल्व कर सकते हैं। बट डिजाइनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन फीचर्स को कैसे, इनके बारे में फैसला कैसे करता है, और अकॉर्डिंगली उसको कितना लेस कॉम्प्लेक्स रखते हुए मसले को सॉल्व करता है, जिसके लिए मैं और आप हम सारे जो हैं वो ये ट्रेनिंग करते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस हमें पता होगी तो हम इनकी बेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आगे जाके सॉल्व कर सकेंगे। Now again, this is a very primitive course. Initial कुछ understanding आपकी develop हुई है। I'm not sure कितना focus आप लोग थे। I found you not focused. Most of you people आपने थोड़ा सा इसको शुगर मोड में ही लिया है, क्योंकि समर सेमेस्टर में लोग इतना सीरियस नहीं लेते। बट दैट इज़ योर चॉइस। हमने बार इस पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूँ और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और इसी की बेस पे आगे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किए हुए प्रोजेक्ट्स को या किए हुए रिसर्च पेपर्स को पढ़ा जाए और उनके अंदर से फिगर आउट किया जाए कि इन्होंने कैसे
एक मसले को क्वांटिफाई किया है, किस तरह से प्री प्रोसेस किया है, कौन सा एआई बेस्ड अप्रोच सेलेक्ट किया है, और फिर किस तरीके से उसको एक खास मेथडोलॉजी से गुजार के ट्रेन किया है और फिर टेस्ट किया है। जितने आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, जितने आप प्रोजेक्ट्स ऐसे देखेंगे, जितने कोड खोल के उनकी डिटेल को एक्सप्लोर करेंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी अच्छी होती चली जाएगी। This is what is required from the future perspective on this aspect, yeah, in on this course. So with this आई क्लोज दी सेशन। मैं आगे से नहीं जाना चाहता। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप चैट जीपीटी वगैरह पे आपको आई एम श्योर कंटेंट कवर किया जाएगा। और मैंने एक दफ़ा क्लास में चीज़ शुरू में बता दी थी कि जो रेगुलर एआई बेस्ड अप्रोचेज हैं उनका जो प्रोडिक्शन बेस्ड एआई है जिसको हम चैट जीपीटी एक उसका मॉडल है, उससे हम वो एक सेपरेट क्लास है और वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक कैटेगरी है। बट दैट इज अगेन कैन बी कवर्ड विद इन दी एनएलपी कोर्स जो भी आप कवर करेंगे अपने किसी और इलेक्टिव कोर्स के अंदर। सो विद दिस वी क्लोज दी सेशन ऑन दी एआई। हम इसी के अंदर से एग्जाम लेंगे जितना हमने आज तक पढ़ा। कोई अगर आप आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं तो आप वन बाय वन पूछ के क्लियर करें ताकि हम सेशन को क्लोज करें। एट द मोमेंट देर आर टू स्टूडेंट्स, बाकी लोग आर नॉट अवेलेबल। सो हुरैरा एंड निशा, जी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते सर सर क्लियर मेरा है। क्वेश्चन लास्ट असाइनमेंट से है, उसके बारे में थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर दें क्योंकि वो पूरी हम सबको समझ नहीं आ रही थी। समझ तो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आप क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो समझ तो नहीं आएगी, जारी बात है, फिर कैसे समझ आएगी। बट लेट मी गो बैक टू इट एंड टेल और अपडेट इट अगेन। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि आप मेरी बात समझ लें। उसमें ऐसी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि जो आपको समझ नहीं आ रही थी। मैंने यहाँ पे आपको ये जब इनके डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको इस जगह से शुरू किया था कि जी कोई भी एक मॉडल जो होता है वो कुछ उसके कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनते हैं और कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बेस के ऊपर कुछ पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनते हैं ये बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड वैल्यूज बनते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू से मुराद ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे, लेट मी गो ऑन टू द एग्जांपल, ये जो मैंने यहाँ पे से एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लिया और क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड की बेस के ऊपर मैंने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया कि जी इस लाइन से राइट साइड पे जो मेरे फैसले हैं और जो लेफ्ट साइड पे फैसले हैं उसकी बेस पे मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा। तो जो ये जो कलर्ड है ये ग्राउंड ट्रुथ्स हैं। ग्राउंड ट्रुथ से मुराद ये है कि ये एक्चुअल डाटा है। ऑन दी कंट्रेरी जो मैंने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है, थ्रेशोल्ड की बेस के ऊपर राइट साइड पे जो मेरी चीजें आ रही हैं वो मेरे डिसीजंस हैं, राइट और लेफ्ट के। राइट वाले डिसीजन है कि ये सारे के सारे जो हैं वो स्पाम मेल्स हैं, और लेफ्ट वाले जो हैं सारे के सारे नॉट स्पाम मेल्स हैं। ये मेरे डिसीजन है बेस्ड ऑन दिस थ्रेशोल्ड। एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ जो है वो कलर की फॉर्म में नजर आ रहा है। मेरा मॉडल जो है वो इस थ्रेशोल्ड की बेस के ऊपर इसके राइट वाली चीजों को, लेट मी ओपन दी लेजर पॉइंटर, इस थ्रेशोल्ड के दाईं तरफ जो चीजें उन सबको कह रहा है कि ये स्पाम है, और जो बाएं साइड पे चीजें उन सबको कह रहा है कि नॉट स्पाम है। नाउ इसकी बेस पे और एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ को देखते हुए आप इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को फिल करते हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैसले जो हैं वो मेरे ठीक हुए, लेकिन 2 फैसले मेरे गलत हुए। क्या ये मेरी ये बात समझ आई आपको कि ये जो यहाँ पे 8 और 2 का यानी 10 है ना, राइट साइड पे मैंने 10 के 10 को कह दिया कि यस सर। ये स्पाम है, लेकिन उनमें से 8 तो वाकई स्पाम थे, 2 नहीं थे, इसलिए वो 2 फैसले गलत हो गए। जी सर। ऑन दी कंट्री लेफ्ट वाले सारे के सारे मैंने कहे कि जी ये स्पाम नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ स्पाम है, ग्रीन उसके अंदर भी नजर आ रहे हैं, तो उसकी बेस पे नीचे वाले दोनों पैरामीटर्स फिल हुए हुए। टोटल 20 डाटा पॉइंट्स हैं, 20 में से मैंने 17 को ठीक आइडेंटिफाई कर लिया, 3 वहां भी गलत कर दिए। ये थ्रेशोल्ड मैंने मेरे एल्गोरिथम ने फिट किया है यहाँ पे। ये थ्रेशोल्ड और राइट पे मूव हो सकता है, ये थ्रेशोल्ड और लेफ्ट पे मूव हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं थ्रेशोल्ड को 1 पॉइंट राइट मूव कर दूं, यहां पे ले आऊं, तो अब मैंने राइट साइड पे 9 डिसीजन किए हैं और लेफ्ट साइड पे 21 डिसीजन किए हैं। उन 9 को ग्राउंड ट्रुथ से मैप करें तो ये पहला वाला रो फिल हो जाएगा, और जो 21 मेरे लेफ्ट वाले हैं उनको बॉटम वाली रो में फिल करूं 21 के अंदर तो मेरा लोअर वाला फिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये चीजें चेंज होंगी तो ये प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है वो इन फॉर्मूला से हुई हुई है
जिसके अंदर ये ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव या ट्रू नेगेटिव्स, इनकी वैल्यूज यूज हुई हुई है। तो इस बेस के ऊपर मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर 30 टोटल डिसीजन पॉइंट्स हैं। ये थ्रेशोल्ड अगर मैं बिल्कुल राइट पे ले जाऊं, यहां से शुरू करूं, तो पहली रो में सिर्फ एक के ऊपर ये डाटा फिल होगा। जब इसको मैं मूव करना शुरू करूं और आखिर तक आऊं, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है हर एक थ्रेशोल्ड के लिए एक नया कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन सकता है। अगर मैं कहूँ कि जी आप सब पे ना करें, इसे आप चार चार के डिफरेंस से इसे चार राइट पे रखें, और फिर थ्रेशोल्ड यहाँ मूव कर दिया आपने और अब ये फिल कर लें। फिर इसको चार लेफ्ट पे मूव कर लें, नया फिल कर लें। फिर चार और चार चार करके से ये 30 टोटल पैरामीटर्स हैं। तो पांच डिसीजन थ्रेशोल्ड डिफाइन हो जाएंगे, जिनकी बेस पे ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा, तो ये जो वैल्यूज हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, जिसका हमने नाम दिया था कि जी दिस इज द फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड द ट्रू पॉजिटिव रेट, जिसकी कैलकुलेशन या फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। टीपीआर का ये फॉर्मूला है, एफपीआर का ये फॉर्मूला है। तो अगर पांच थ्रेशोल्ड पे पांच कंफ्यूजन मैट्रिक्स हैं, तो इन दोनों की पांच पांच वैल्यूज आ जाएंगी। जब पांच पांच वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये एक एक्सेस है जिसपे इनको आप प्लॉट कर सकते हैं, हर पेयर को प्लॉट कर सकते हैं। पहला पेयर प्लॉट होगा, दूसरा पेयर प्लॉट होगा, तीसरा पेयर प्लॉट होगा, चौथा प्लॉट होगा, पांचवा प्लॉट होगा। तो इन चारों को जब पांचों को ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बन जाएगा। ये जो यहाँ पे वैल्यू भी लिखी है, लो थ्रेशोल्ड हाई थ्रेशोल्ड, ये उसी को रिलेट कर रही है। जब आप हाई थ्रेशोल्ड पे होंगे तो आप नीचे होंगे। जब आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, लो थ्रेशोल्ड पे जाएंगे, तो आप ऊपर की तरफ ट्रैवल करते जाएंगे। इसको आपने करके समझना है। जब आप करके प्लॉट करेंगे, डाटा आपके पास है, ये डाटा मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। वैल्यूज नोट करनी है, कर्व को प्लॉट करना है, और देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या, इससे क्या समझ आई आपकी। तो अब अगेन मैं इंजेक्शन तो आपको नहीं दे सकता कि हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी डेवलप्ड बाय यू, बाय ओके डूइंग दिस सर। बाय हैंड्स। ठीक है। सो जी। आई थिंक कि मैंने इसमें काफी डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आई एम रियली सॉरी, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर आगे समझ। तो और कोई सवाल जिसके अलावा? सर पेपर पैटर्न। जी ठीक है, उसके अलावा कोई अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे? तो आखिर में बता देता हूँ मैं। एनीथिंग एल्स? ना सर। नो अदर क्वेश्चन? ओके जी। तो जो पेपर है, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस थिंग। पेपर जो है दैट वुड बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला सेक्शन जो है वो तकरीबन 20 एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग विच वी डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास। शॉर्ट ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस इस तरह के सवाल होंगे। और उसके बाद अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लेक्चर के अंदर से जो हम चीज़ें पढ़ी हैं, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ जी कि डिसीजन ट्री जो है वो क्या चीज़ है। डिसीजन ट्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है, लाइक इस तरह से आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन से सवाल हो सकता है। जो इक्वेशन है न्यूरल नेटवर्क की, उससे क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे जिनको आपने जवाब देना होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सॉल्व करना होगा। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी आंसर शीट। सो बाकी 2 घंटे के अंदर आप इन सवालों को सॉल्व करें। अगर आपने लेक्चर्स मेरे गौर से सुने हैं, नोट्स बनाए हैं, तो इन्हीं के अंदर से सवाल हो। ओके। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेरी है तो आप पूछें। नो सर। ठीक है जी, चले, थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और स्टिल यू हैव टाइम टिल 5th अगस्त। लेक्चर देखें, आपस में डिस्कस करें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें जिस हद तक कर सकते हैं। पेपर जब आप देंगे तो मैंने अभी आपने मुझे से मैंने कहा कि आपने मुझे असाइनमेंट नंबर 4, 3 और 4 जो है वो पीडीएफ फॉर्म में शेयर करनी है। और जो क्विज है, आई विल कंसिडर योर क्विज नंबर 4 एंड 5 एज योर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है, वो प्रोजेक्ट आपने जो है वो मुझे उसकी एक प्रेजेंटेशन में आपसे लूंगा नेक्स्ट वीक में, प्रोबेबली ऑन सैटरडे।
और अगेन इट वुड बी एन ऑनलाइन सेशन जिसकी बेस के ऊपर आई विल गिव यू मार्क्स फॉर योर टू क्विजेस, क्विज नंबर 4 और 5। ओके सर। ठीक है जी। सो जी सर। अकॉर्डिंगली आप उस पर भी मेहनत कीजिए, ओके सर। अपना रिसर्च पेपर डिसाइड करें, अपने जो कोड है उसको फिगर आउट करें, उसको समझें। मेरा सवाल सिर्फ ये होगा कि कोड के अंदर से मैं क्वेश्चन लगा के पूछूंगा कि इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग किधर हो रही है, इसके अंदर डाटा की फीडिंग किधर हो रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग किस जगह पे हो रही है, आर्किटेक्चर कहाँ कैसा डिसाइड हुआ हुआ है। इस तरह के सवाल होंगे कोड के अंदर से। तो अगर आपने ठीक जवाब दे दिए तो आपको क्विज नंबर 4 5 के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने ठीक जवाब नहीं दिए तो 4 5 में 0 लग जाएगा। सर हमने जो ओके। कोड होना होगा वो इंटरनेट से उठाना होगा, और आप कहीं रिसर्च से भी कोड पेपर भी उठा बस लें, उसको समझना कोड कहीं होगा। से भी उठा लें। मैंने आपसे कोडिंग करवानी नहीं है, लेकिन कोड के अंदर की अंडरस्टैंडिंग पूछनी है कि कोड में हो क्या रहा है। ओके सर। ओके। ठीक है जी, चलें। थैंक यू वेरी मच। आई अपलोड दीज लेक्चर्स जो आज मैंने लिए हैं, इसका मैं यूट्यूब लिंक्स आपसे शेयर कर लूंगा, आप दोबारा भी देख लीजिएगा इसको। और बाकी इंशाल्लाह फिर एग्जाम में आप अपीयर हो, लेट्स सी क्या करते हैं उसके अंदर हम। ओके सर, ठीक। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।